बच्चों क्लास 12th की फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक का हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया था, जिसमें हम लोगों ने 2 लेक्चर ले लिया है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। लेक्चर 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बेसिक, ध्यान से सुनिएगा, बैठ जाइए। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेज के बारे में पढ़ा था, है ना। और लेक्चर 2 में हमने क्या पढ़ा था? कूलाम का फोर्स पढ़ा था कि 2 आवेशों के बीच में कूलाम का फोर्स कितना कार्य करता है। आज हम उसी के आगे चलने वाले हैं, जिसमें हम कुछ चीज़ें सीखेंगे, जिसका शुरुआत करते हैं हम कहाँ से? रिलेटिव परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा बच्चों। तो हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं क्या? माध्यम का परावैद्युतांक। सभी बच्चे हेडिंग डाल लें, माध्यम का परावैद्युतांक। तो हम क्या हेडिंग डाले हैं? माध्यम का परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। किसी माध्यम का परावैद्युतांक को कैसे डिफाइन करोगे आप लोग, हम वो सीखते हैं। बच्चों, मैंने आपको कूलाम का फोर्स बताया था कि मान लीजिए कि ये हमारे पास एयर या वैक्यूम है। क्या है? एयर या वैक्यूम, वायु या निर्वात। और वायु या निर्वात में हमारे पास 2 चार्जेज ये रखे हुए हैं, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2। इनके बीच की डिस्टेंस है r। तो इनके बीच लगने वाला फोर्स, इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है F, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। इतना फोर्स काम करेगा अगर ये वायु या निर्वात में रखे हुए हैं दोनों चार्जेस। तब कल हमने कूलाम के नियम से सीखा था। मान लीजिए यही दोनों आवेश किसी माध्यम में रखे हों। कहाँ पर रखे हों? ये कोई मीडियम है। मान लीजिए मीडियम में कुछ एयर है ना, ग्लास है, केरोसिन है, किसी भी प्रकार का मीडियम हो सकता है। ये मीडियम है और यहाँ पर अगर वही आवेश रखे हैं तो उनके बीच में आवेश तो बना दीजिए। ये एक चार्ज हो गया Q1, ये Q2। वही चार्जेज हैं, वही डिस्टेंस है। ये ध्यान देना, चार्ज का अमाउंट चेंज नहीं हुआ और उनके बीच की डिस्टेंस भी चेंज नहीं हुई। अगर कुछ चेंज हुआ तो यहाँ एयर या वैक्यूम था, फ्री स्पेस था, और यहाँ पर फ्री स्पेस नहीं है, यहाँ कोई माध्यम आ गया है, मीडियम आ गया है। अब इनके बीच जो फोर्स काम करेगा तो हम उस फोर्स को मान लेते हैं कि F डैश है, क्योंकि हो सकता है कि वो फोर्स अब बदल जाएगा। तो F डैश की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r²। आप समझ लो ऐसे कि यदि 2 चार्जेज एक दूसरे से, मतलब एयर या वैक्यूम में रखे हैं, 2 चार्ज हैं, वो कहाँ रखे हैं? एयर या वैक्यूम में। तो उनके बीच जो फोर्स काम करेगा उसको तुम माइंड में रखो। अब वही 2 चार्ज कहाँ रख दिए जाए? किसी मीडियम में। कि उनके, जैसे मानो कि अपने आप को आप थोड़ा चार्ज से रिलेट करो कि आप, एक लोग वहाँ खड़े हो, एक लोग यहाँ खड़े हो, और दोनों लोग दौड़ के एक दूसरे के पास आना चाह रहे हो, बीच में कुछ नहीं है। तो आपको पास आने में जो फोर्स लगा उसको माइंड में रखो। अब ये समझ लो कि बीच में पानी भरा हुआ है, अब दौड़ के आओगे। तो जब हवा भरी थी तब जल्दी आए थे कि जब पानी भरा था तब जल्दी आए थे? सोचिए, जब पानी भरा जल्दी आ गए थे? बहुत बहादुर हैं तब अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो, कि पानी में आप अधिक दौड़ रहे हैं हवा के कंपैरिजन में, है ना। तो इतना भी उल्लू मत बनाइए हमको। जब हवा थी तो वहाँ आप जल्दी दौड़ के आए थे, जब पानी भरा हुआ था तो वहाँ आपको आने में क्या हो गई? दिक्कत हो गई। अगर मैंने और कोई मीडियम डाल दिया बीच में तो आपको आने में और दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। यानी कि अगर ऐसा कोई मीडियम रख दिया जाए तो आकर्षण बल जो लग रहा था वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। क्या होगा? वो बदल जाएगा। अगर आप लोगों को दूर भागना है, अगर आप लोगों को दूर भागना है तो तब भी उसमें फ़र्क पड़ेगा कि पहले जल्दी से दूर भाग गए
लेकिन अगर कोई चीज़ भरी हुई है तो वहाँ दौड़ने में, वहाँ भागने में दिक्कत होगी। ऐसे आप रिलेट कर सकते हो कि अगर मीडियम रखा था तो इस आवेश के बीच लगने वाला फोर्स एफ डैश हो गया। अगर एयर या वैक्यूम थी तो इसके बीच लगने वाले फोर्स को हमने क्या बोला, एफ बोला। इसको नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट, इसको नाम दे दो इक्वेशन सेकंड। अब आप समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग कर दो, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकंड, तो आपको मिलेगा एफ अपान एफ डैश। क्या मिलेगा, एफ अपान एफ डैश। पहले इसको लिख लो, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये वाला लिखिए 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई, यहाँ एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन नॉट नहीं है। अब ये देखो 1 अपान 4 पाई से 1 अपान 4 पाई कैंसिल हो गया, Q1 Q2 आर स्क्वायर से Q1 Q2 आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो बचा उसको लाइए यहाँ लिखिए, एफ अपान एफ डैश बचा इधर, यहाँ 1 अपान एप्सिलॉन नॉट, यहाँ 1 अपान एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन ऊपर चला गया, क्या बचा, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको हम एक कांस्टेंट देते हैं नाम, क्या नाम देते हैं, कांस्टेंट के। अब बता देते हैं कि वेयर, इधर दिखाई दे रहा है बच्चों, बोलो, वेयर के इज अ कांस्टेंट which is called dielectric constant of medium, जहाँ के एक नियतांक है जिसको माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। हिंदी वाले बच्चे समझेंगे कि जहाँ के एक नियतांक है जिसे माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। तो के यहाँ दो वैल्यू आ सकती हैं, एक तो के का मान हो गया एफ बटे एफ डैश कह सकते हो, और एक तो के का मान यहाँ से क्या हो गया, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट कह सकते हो। अब कहानी ये है कि ये एप्सिलॉन नॉट क्या है और एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है और एप्सिलॉन क्या है। तो आपको यहीं पर मैं बता देना चाहूँगा कि एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं बच्चों, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन को हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसको बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, ये ध्यान देना। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है वो फिक्स है, उसको भी याद रखो, 8.85 गुणे 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है एप्सिलॉन नॉट के बारे में कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू कितनी होती है। तो याद रखना 8.85 इंटू 10 की पावर -12, और इसकी यूनिट होती है कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये यूनिट कहाँ से आती है अगर पूछना हो तो देखो, मैंने एक सूत्र बताया था आपको फोर्स का कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये फार्मूला पढ़े थे। एप्सिलॉन का आपको यूनिट निकालना है तो एप्सिलॉन नॉट को इधर लेते आओगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एफ Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब आपको अगर इसकी यूनिट बनानी है एप्सिलॉन नॉट की तो 1 और 4 पाई तो कांस्टेंट है, इनकी यूनिट होना नहीं है। Q1 एक चार्ज है तो उसकी यूनिट कूलाम, Q2 भी चार्ज है उसकी भी यूनिट कूलाम, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर में लिखा है तो मीटर स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ परमिटिविटी। चाहे परमिटिविटी फ्री स्पेस की हो चाहे परमिटिविटी मीडियम की हो, अगर यूनिट की बात करेगा तो यूनिट यही चलेगी कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। हम लोग कहीं से यहाँ पर आ गए, थोड़ा इसको बताए नहीं थे शुरू में, इसलिए इसको जानना जरूरी है आपको कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है और एप्सिलॉन क्या होता है। अब यहाँ से तुम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात अगर करोगे तो बहुत सरल शब्दों में बता सकते हो। जरा बताओ एप्सिलॉन क्या है,
बोलो आप, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, बोलो परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और हिंदी में अगर मैं कहूँ कि एप्सिलॉन क्या है, तो माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। अब के क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। तो परिभाषा क्या हो गई? बटे में लिखा है इसलिए रेशियो बोलोगे कि द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फिर से सुन लीजिए, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। एक बार फिर सुनिएगा, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। हिंदी में अगर सुनना है तो माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? अगर ये परिभाषा यहाँ से लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? एफ क्या है? एफ है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जब वे वायु या निर्वात में हो। एफ डैश क्या है? उन्हीं दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल जब वे किसी माध्यम में रखे हैं। समझ गए बात को? तो यहाँ हम बोलेंगे कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जब वे वायु या निर्वात में हो। इसको बोलेंगे दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जब वे किसी माध्यम में रखे हैं। इन दोनों के अनुपात को, इन दोनों प्रकार के बलों के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। अब परिभाषा के रूप में अगर डिफाइन करना ही है तो कह सकते हो कि वायु या निर्वात में रखे हुए किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल तथा उतनी ही दूरी पर किसी माध्यम में उन्हीं आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ये परिभाषा थोड़ी सी बड़ी लग रही है लेकिन समझने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप बोल सकते हो, लिख सकते हो, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम। शुरू में रेशियो बोल देना था कि द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम एंड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन सेम चार्जेज when they are placed same distance at any medium is called dielectric constant of that medium। तो ये पता चल गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, ठीक है ना? तो इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लो। नोट हो गया बच्चों? चलिए, तो आई थिंक आपको ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की पूरी पिक्चर समझ में आ गई क्या होता है। आप यहाँ से बता देना कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं और यहाँ फोर्स के हिसाब से बता सकते हो। लेकिन अगर आपको व्यवहारिक रूप से बात करना है, बताना है थोड़ा सा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में कि क्या कहता है, जैसे मैंने कह दिया कि पानी का परावैद्युतांक, किसका? पानी का परावैद्युतांक 80.4 है। इसका मतलब क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम ऑफ वाटर इज 80.4। इसकी मीनिंग बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ ये हुआ कि दो चार्ज थे क्या थे? दो चार्ज थे, वो दोनों चार्ज कहाँ रखे? एयर या वैक्यूम में। अब वही दोनों चार्ज कहाँ रखे हैं? वाटर में। कहाँ रखे हैं? वाटर में। ये बताइए फोर्स ज़्यादा कहाँ लगेगा? एयर या वैक्यूम में लगेगा कि वाटर में लगेगा? पहले सोच के बताना। एयर या वैक्यूम में दोनों चार्ज के बीच अधिक फोर्स काम करेगा या वाटर में? वाटर में। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि आप लोग खड़े थे, दौड़ के चले आए, बीच में मीडियम भर दिया, क्या उतनी जल्दी आ पाओगे? नहीं आ पाओगे। तो उसको फील करो। तो जब कोई मीडियम रख दिया जाएगा तो फोर्स उनके बीच का डिक्रीज हो जाता है, फोर्स घट जाता है।
अगर मीडियम प्रेजेंट होता है तो एयर या वैक्यूम रहेगी तो सबसे अधिक फोर्स काम करेगा। ये बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? तो अब देखो अगर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80.4 है, इसका मैं मीनिंग बता रहा हूं आपको कि दो आवेश अगर पानी में रखे हैं, उनके बीच जितना फोर्स काम कर रहा है उसका 80.4 गुना ज़्यादा फोर्स काम करेगा जब वही आवेश एयर या वैक्यूम में रखे हों। मतलब किसी चीज़ का जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहे उतने गुना ज़्यादा फोर्स लगेगा अगर वही आवेश कहाँ ले जाकर रख दोगे, एयर या वैक्यूम में। तो आपको कुछ चीज़ों के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता होने चाहिए, कुछ बेसिक जान लीजिए। जैसे कि मैं एयर या वैक्यूम की ही बात करता हूँ तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है कितना बच्चों, 1। इसको याद रखिएगा 1 के करीब होता है। और वाटर का भी अभी मैंने बताया कितना होता है बच्चों, इसको भी याद रखो 80.4 है ना। अब कैरोसिन का मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, कैरोसिन का शायद 2 होता है। कितना होता है, 2। ग्लास की अगर बात करते हो तो आई थिंक 5.1 या 5.2 के समथिंग होता है, ठीक है। और अगर आप मेटल की बात करते हो तो मेटल का कितना होता है, इनफाइनाइट। आपको कुछ याद हो या ना याद हो लेकिन ये 3 तो जरूरी है। कौन कौन सा, एयर या वैक्यूम का, वाटर का, मेटल का। मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, इनफाइनाइट। कितना होगा, इनफाइनाइट। एयर या वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, 1। और वाटर कितना होगा, 80.4, ठीक है ना। जो फोर्स के फार्मूले न्यूटन भाई साहब बता के गए कूलाम, तो कूलाम ने फोर्स का फार्मूला हमको सिखाया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², यही ना बताया। अब यहाँ से देखो अगर मैं एप्सिलॉन की वैल्यू निकालूं, किसकी, एप्सिलॉन की, तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी, K एप्सिलॉन नॉट। देखो वहाँ से भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आ जाएगी, K एप्सिलॉन नॉट। तो ये फोर्स कहाँ का है, ये फोर्स कहाँ का है, जब दोनों चार्ज एयर या वैक्यूम में हैं। अब मान लीजिए कि अगर दोनों चार्ज किसी मीडियम में रखे हों, किसी मीडियम में रखे हों, तो उसके लिए फोर्स का फार्मूला ये लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। चूंकि मीडियम के लिए एप्सिलॉन लिखते हो आप लोग, और एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी निकाला हमने, K एप्सिलॉन नॉट। तो यही फार्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2/r²। समझो यहाँ कि जैसे ही कोई मीडियम आया तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नीचे लग गया कि नहीं लग गया। तो अगर K का मान ज़्यादा तो बल का मान कम। F यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल न है, तो अगर K की वैल्यू ज़्यादा तो F की वैल्यू कम, K की वैल्यू कम तो F की वैल्यू ज़्यादा। आ रहा है समझ में। तो जिस चीज़ का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा फोर्स वहाँ कम काम करेगा, और जिस चीज़ का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होगा वहाँ फोर्स ज़्यादा होगा। अब आपको बताना है, अगर ये बात समझ में आ चुकी है तो ये बता दो मुझको, ये बता दो कि 2 आवेश हैं, ये एक आवेश है Q1, एक आवेश है Q2। इनके बीच मैक्सिमम फोर्स काम करेगा, इनके बीच मैक्सिमम फोर्स काम करेगा जब ये रखे हों, जब ये रखे हों। ऑप्शन ए जल में, ऑप्शन बी मिट्टी के तेल में। समान दूरी पर रहेंगे, ध्यान देना, दूरी सबकी सेम बता रहा हूँ, अमाउंट सबका सेम है, केवल मीडियम के हिसाब से बात हो रही है। मिट्टी के तेल में। ऑप्शन बी कांच में, कहाँ पर, कांच में। और ऑप्शन डी धातु में। सबसे अधिक बल काम करेगा, मैक्सिमम फोर्स। आप बताइए, आप बताइए जल्दी से। मिट्टी के तेल में, कैरोसिन में। क्यों? क्योंकि जल के लिए K का मान 80.4, मिट्टी के तेल के लिए K का मान 2, कांच के लिए K का मान 5.1 या 2 करीब होता है, धातु के लिए K का मान इनफाइनाइट। आया बात समझ में। तो जिसके लिए K की वैल्यू सबसे कम उसके लिए फोर्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा। अगर 2 आवेश किसी धातु में एक दूसरे के दूरी पर कुछ रखे हों
तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या होगा? धातु में अगर दो आवेश धातु में, कोई मेटेलिक सरफेस है, एक चार्ज दूसरा चार्ज रखा है, उनके बीच कितना फोर्स काम करेगा बताओ? नहीं बता पा रहे हो? सोचो सोचो। उनके बीच कोई अट्रैक्शन फोर्स ही नहीं लगेगा। उनके बीच कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि K की वैल्यू उसके लिए क्या हो जाती है? इनफाइनाइट। और जब तुम यहां पर K का मान इनफाइनाइट रख दोगे तो किसी के बटे इनफाइनाइट हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो। किसी के बटे इनफाइनाइट उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो। और अगर वैसे भी समझ लो कि मेटल में तुम चार्ज दिए तो वहां कोई थोड़ा फोर्स काम कर लेगा उनको खींचने के लिए। समझ गए बात को? तो यहाँ से आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की पूरी पिक्चर को समझ सकते हो कि क्या कैसे होता है। अगर मैं इससे जुड़ा हुआ एक दो न्यूमेरिकल कर लूँ तो कोई आपको दिक्कत तो नहीं है। चलिए एक दो न्यूमेरिकल करते हैं। हम लिखेंगे न्यूमेरिकल। ये आपके सामने सवाल है। 2 charges each of 3 microcoulomb are placed 0.15 meter apart from each other in air. Calculate the coulomb's force acting between them. दो हमारे पास आवेश हैं जिनका मैग्नीट्यूड, जिनका परिमाण दिया। हिंदी वाले बच्चे सुन लें, हिंदी में सवाल नहीं लिखा, हिंदी में सुन लीजिए। दो आवेश हैं जिनका परिमाण 3 माइक्रोकूलम है, वो एक दूसरे से 0.15 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो उनके बीच लगने वाला कूलाम बल क्या होगा? मैंने आपको कूलाम बल का सूत्र बताया था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K। अब आप के साथ में लिखते रहना है, ठीक है? अगर एयर की बात करेगा तो K का मान 1 करोगे, और कोई मीडियम बात करेगा तो उसके लिए K का मान वो दिया रहेगा। तो Q1 Q2 बटे Q1 Q2 बटे R², ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में चलिएगा तो यहाँ पर दोनों चार्ज की वैल्यू, ये चार्जेस दिए थे ना, पहला वाला चार्ज कितना था? 3 माइक्रोकूलम, ये Q1 का मान हो गया, और Q2 का भी मान कितना हो गया? 3 माइक्रोकूलम। जब भी सवाल में माइक्रोकूलम आएगा तो उसको आप कूलम में कन्वर्ट कर लेना। किस में कन्वर्ट कर लेना? कूलम में। तो बता दो, माइक्रो को अगर माइक्रोकूलम को कूलम में लिखना है तो किसका मल्टीप्लाई करोगे? 10⁻⁻6 का। एक माइक्रोकूलम में 10⁻⁻6 कूलम होते हैं। आपके प्रश्न में ऐसी चीज़ें आएंगी। अगर एक मिली कूलम लिखा है तो 10⁻³ कूलम, एक नैनो कूलम लिखा है 10⁻⁹ कूलम, एक पीको कूलम लिखा है 10⁻12 कूलम, एक फर्मी कूलम लिखा है 10⁻15। ये कुछ प्रीफिक्स हैं माइक्रो, मिली, नैनो, पीको, फर्मी के लिए, इसको याद रखिएगा, ठीक है? सबसे अधिक माइक्रो से ही बात चलती है यहाँ पर, क्योंकि जो चार्ज आवेश का ऑर्डर है वो माइक्रो में ही लिया गया है। आइए तो माइक्रो को तुम यहाँ कन्वर्ट कर दो कूलम में, तो क्या लिखोगे? 3 × 10⁻⁶, और Q2 की वैल्यू भी क्या हो गई? 3 × 10⁻⁶। और दोनों के बीच की वैल्यू R कितना दिया है बच्चों? 0.15 मीटर। कभी कभी सवाल में डिस्टेंस सेंटीमीटर में भी दिया रहेगा, तो उसको भी आप सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लेना। सवाल को ध्यान से पढ़ा करो कि कहाँ क्या दिया गया है। अब इस फार्मूले में सारी वैल्यू ला के रख दो। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आपको याद होगी, क्या होती है? 9 × 10⁹। पिछले लेक्चर में आप लोग देख लीजिएगा। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है वो पीछे वाले लेक्चर जा करके अच्छे से देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें एक क्रम से बताई जा रही हैं। जिनको अगर इसको पढ़ना है पूरा तो आप पहले लेक्चर 1 देखिएगा, फिर लेक्चर 2 देखिएगा, फिर लेक्चर 3। डायरेक्ट जंप करके आओगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना? तो 9 × 10⁹ K की वैल्यू क्या हो जाएगी जरा बताना? K की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, क्योंकि इन्होंने बात किया कि वो कहाँ रखे गए हैं? एयर में। साफ साफ लिखा है एयर में रखे हैं। एयर में रखे हैं तो K का मान 1 हो गया, तो 1 नीचे लिख दीजिए। Q1 की वैल्यू कितनी है जरा बताओ? तो 3 × 10⁻⁻6। Q2 की वैल्यू 3 × 10⁻⁻6। R का मान 0.15। अब इसको सॉल्व कर लो
तो ये 9 गुणे ये 3 त्रिकाई 9 गुणे ये 10 की घाते देखो -6 -6 -12 और ये +9 तो 10 की घाते -3 बचा। ये 0.15 में अगर तुम 100 का गुणा कर दो यहाँ, 100 का गुणा कर दो यहाँ, तो ये हो गया 15 गुणे 15। तो ऊपर भी 2 ठो 100 गुणा करोगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगा 4। अब ये 3 3 जा 9 3 5 जा 15 3 3 जा 9 3 5 जा 15 बन जाएगा। अब ये 10 की पावर 4 10 की पावर 3 मिलके क्या बन गए, इसको देखो, ये हो गया तुम्हारा 3 त्रिका 9 और ये 10 की पावर 4 और 3 मिलके केवल एक ठो 10 बचा। और नीचे 5 गुणे 5 ये 5 दूनी 10 तो ये 9 दूनी 18 बटे 5, 5 से भाग कर दो, 5 तिहाई 15 3.6 न्यूटन। करेक्ट आंसर क्या आ गया ए। अगर जल्दी लग रहा होगा तो इसको एक बार थोड़ा सा धीरे करके देख लीजिएगा। ये फार्मूला है, उस फार्मूले से दिए हुए जो डाटा थे उनको हमने रख के कर लिया। 12वीं के बच्चे को जोड़ घटाना तो सिखाया नहीं जा सकता, वो तो आपको पता होगा कि मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, पावर को कैसे मैंने जोड़ करके सेट किया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको नोट करिए जल्दी से। चलिए ये एक सवाल और है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80, व्हाट विल बी इट्स परमिटिविटी। पानी का परावैद्युतांक 80 दिया है, पूछ रहा है उसकी विद्युतशीलता क्या होगी। पानी का परावैद्युतांक कितना है बच्चों 80। अब आप बोलोगे हमने 80.4 याद रखा, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अपने से अगर वो कुछ दे दिया है तो आपको उसी के हिसाब से कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। उसने 80 दिया, आप 80 के हिसाब से लगा लीजिए, क्या दिक्कत है। तो पानी का परावैद्युतांक 80 है, उसका विद्युतशीलता मांगा है, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो अभी अभी मैंने आपको सीधे फार्मूला बताया परावैद्युतांक से रिलेटेड और विद्युतशीलता से, तो K बराबर होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। K क्या है परावैद्युतांक, एप्सिलॉन क्या है माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट क्या है निर्वात की विद्युतशीलता। इन्होंने किसकी मांगी है पानी की, पानी क्या है माध्यम है, यानी इन्होंने एप्सिलॉन की वैल्यू आपसे मांगी है। तो यहाँ से एप्सिलॉन बराबर सीधे सीधे लिख दो K एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो। और K की वैल्यू इन्होंने कितना दिया है 80, देखो लिखा है वहाँ पर साफ साफ। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने शुरू में ही बताया था 8.85 10 की घाते -12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। जैसे आपको अपना नाम याद है ना, इसको भी याद रखो एप्सिलॉन 0 की वैल्यू को कि कितनी होती है। अब ये 0 एक इसके 10 की पावर को कम कर देगा, तो 8 गुणे 8.85 10 की पावर -11 हो गया, नहीं हो गया। अब 8 का गुणा करेंगे जब यहाँ, तो ये 8 पंचे 40 8 अठाई 64, कैरी कितना आया था 4, तो उस 4 को जोड़ दो तो कितना हो गया 68, 8 कैरी आया 6। अब ये 8 अठाई 64 6 70 और 2 अंक पर दशमलव लगा दो, और गुणे 10 की पावर -11 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है दशमलव को एक अंक इधर लेते आओ, 7.08 इंटू 10 की पावर 10 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है देखो जाके, डी ऑप्शन। कौन सा सही हो रहा है डी ऑप्शन। तो काफ़ी सरल सवाल है, और सरल इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आपको पूरा उसका बेसिक्स पता है। अगर बेसिक अच्छे से पता रहेगा तो हर चीज़ें आसान लगेंगी, ठीक है ना। बना लीजिए जल्दी से इसको भी। अगला टॉपिक है बच्चों कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आवेश का सतत वितरण, ठीक है ना। इसके पहले एक छोटी सी चीज़ और बताना था, लिमिटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ। कूलाम के नियम की अपनी कुछ सीमाएं थी, उन्होंने अपना जो नियम दिया था कूलाम ने, तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा उसके बारे में हल्का सा आपको बताऊंगा। कूलाम के नियम की 3 ठो सीमा आप याद रखिएगा मेन। सबसे पहली बात उन्होंने बताया कि यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। कूलाम्स लॉ इज ओनली ट्रू फॉर पॉइंट चार्जेज। किसके लिए सत्य है ये? पॉइंट चार्ज के लिए, बिंदु आवेश के लिए सत्य है। दूसरी बात उन्होंने बताया कि यह केवल रेस्ट चार्ज के लिए सत्य है, यानी जो आवेश विराम में होंगे उन्हीं के लिए काम करेगा। अगर आवेश गतिशील है, मोशन में है, तो उनके लिए काम नहीं करेगा।
और तीसरी बात उन्होंने क्या बताया था कि यह बहुत अधिक दूरी, लार्ज डिस्टेंस के लिए वैलिड नहीं है, बहुत अधिक दूरी के लिए वैलिड नहीं है, और ना ही 10⁻⁻15 मीटर से कम डिस्टेंस के लिए वैलिड है। 3 बातें थी। क्या यह बिंदु आवेश के लिए सत्य है, यह स्थिर आवेश के लिए सत्य है, यह बहुत अधिक दूरी या 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए सत्य नहीं है। ये कूलाम के नियम की बात, लिमिटेशन थी। अब आता है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आवेश का सतत वितरण। अगर आवेश को किसी भी सतह पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो कितने प्रकार से कर सकते हो? तो ये पता चला कि अगर मैं आवेश को किसी रेखा में फैला दूं एक समान रूप से, तो इसको हम बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण। क्या बोलते हैं इसको? रेखीय आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं किसी क्षेत्रफल में फैला दूं, कोई सरफेस ले लिया जाए और उस पर आवेश को एक समान रूप से फैला दिया जाए, तो इसको हम बोलते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। इसको बोलोगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आई बात समझ में? और अगर आप चार्ज को किसी वॉल्यूम में फैला दो, काहे में फैला दिया जाए बच्चों? किसी वॉल्यूम में, इसको हम बोलेंगे आयतन आवेश वितरण। यहाँ पर आवेश को एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितने प्रकार से हुआ अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप बताओगे 3 प्रकार से। कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। सबसे पहला कौन सा है? रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब लीनियर का मतलब एक डायरेक्शन होगी, एक लाइन होगी। सरफेस का मतलब 2 डायमेंशन होगी, 2 डायमेंशन होगी तो वहाँ सरफेस बनेगा, एरिया बन जाएगा। और वॉल्यूम में 3 डायमेंशन होगी तो वहाँ वॉल्यूम बन जाएगा। तो उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम वाली चीज़। जैसे समझ लीजिए कि अगर मैंने एक छोटी सी लाइन खींच दी, वो हो गया लीनियर। मैंने एक ये सीट आपको दिखा दिया कि ये एक सीट है, तो ये क्या हो गया आपका? सरफेस। और अगर मैंने आपको एक कोई बॉक्स दिखाया तो वो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। तो अगर आवेश का वितरण एक समान रूप से किसी रेखा में होगा तो रेखीय आवेश वितरण, अगर किसी पृष्ठ या क्षेत्रफल में होगा तो पृष्ठीय आवेश वितरण, किसी आयतन में एक समान रूप से मतलब बराबर बराबर डिस्टेंस पर वो आवेश फैलने चाहिए, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, एक समान वितरण। अब इन्हीं से बनता है रेखीय आवेश घनत्व, जो एग्जाम में पूछता है। रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बनता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा? देखो इसमें आपने क्या फैलाया है? चार्ज। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी L। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है कि पूरे लंबाई में जैसे आवेश को आपने फैला दिया तो Q/L। क्या लिखोगे? Q/L। इसको हम लेमडा से लिखते हैं। कहाँ से लिखते हैं बच्चों? लेमडा से, Q/L। अब अगर L की वैल्यू को 1 कर दो, अगर L का मान 1 कर दो तो लेमडा की वैल्यू क्या हो गई? Q। लेमडा की वैल्यू क्या हो गई? Q। तो यहाँ से परिभाषा बन गई कि पर यूनिट लेंथ में जो चार्ज होगा वही लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाएगा। पर यूनिट लेंथ में जो चार्ज होगा, द चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अगर इसके मात्रक की बात करो, यूनिट की बात करो, किसकी? लीनियर चार्ज डेंसिटी की, लेमडा की, तो इसका देखो Q का यूनिट हो गया कूलाम और लंबाई का क्या हो गया? मीटर, या इसको लिख दो कूलाम मीटर इनवर्स। सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं, अभी नहीं। सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय
आवेश घनत्व, इसको भी समझ लो जल्दी से कि आवेश को आपने फैलाया हुआ है, कहाँ फैलाया हुआ है? एरिया में। इसको सिग्मा से लिखते हैं, कहाँ से? सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा Q/A, कि पूरे क्षेत्रफल में चार्ज को फैलाया। अब अगर A की वैल्यू 1 कर दो, अगर यहाँ A की वैल्यू 1 कर दो तो सिग्मा बराबर क्या हो गया? Q हो गया। तो आप कह सकते हो कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। या ऐसा बोलो कि द चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट एरिया, द चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको तो अपने से लिख सकते हो, अब नहीं लिख सकते? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश घनत्व है। और आयतन आवेश घनत्व को हम कहाँ से लिखते हैं? रो से। तो रो बराबर यहाँ हो जाएगा Q/V। भाई आपने वॉल्यूम में चार्ज को फैलाया है तो क्या लिखोगे? Q/V। अब V की वैल्यू जैसे ही 1 हो गई तो रो की वैल्यू क्या हो गई? रो की वैल्यू क्या हो गई? Q हो गई। तो यहाँ बताओगे कि प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। द चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम, द चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। 3 बातें आई, कौन कौन सी? लेमडा, सिग्मा, रो। जरा बताओ लेमडा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या है लेमडा? सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। रो क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। इसको क्या परिभाषा बनेगी? द चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट लेंथ, द चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट एरिया, द चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम। प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित। अगर तीनों के यूनिट की बात करें, मात्रक की बात करें, तो इसका मात्रक कूलाम बटे मीटर, इसका कूलाम बटे मीटर स्क्वायर, इसका कूलाम बटे मीटर क्यूब। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? तीनों की यूनिट भी समझ में आ गई, तीनों के फार्मूले समझ में आ गए, तीनों की डिफरेंस समझ में आ गई। ठीक है ना? तो इसको आप लोग इतना तो फिनिश ही कर लो। एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, समय तो ज़्यादा हो रहा है लेकिन मैं जल्दी से इसको क्लियर करूँगा। एक छोटा सा टॉपिक है, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशन फोर्स। कंपैरिजन बिटवीन यानी कि स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल और एक है गुरुत्वाकर्षण बल। इन दोनों में हमको क्या देखना है बच्चों? तुलना। क्या देखना है बच्चों? तुलना। कंपैरिजन करना है। क्या करना है? कंपैरिजन करना है इन दोनों में। तो कंपैरिजन शब्द अगर कहीं आ जाए तो वहाँ आपको दोनों बातें बतानी पड़ती हैं, समानता भी बताओगे और असमानता भी बताओगे। यानी पहले हम इनमें सिमिलरिटी की बात करेंगे और फिर इनमें हम डिसिमिलरिटी की बात करेंगे। यानी पहले क्या चलेगी? समानता। पहले क्या चलेगी? समानता। और फिर क्या बताएंगे हम आपको? असमानता। ठीक है? तो ये समझ लो थोड़ा सा कि वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में कौन कौन सी चीज़ें समान हैं। जब आपने वैद्युत बल का फार्मूला पढ़ा था तो यही पढ़ा था कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। और जब गुरुत्वाकर्षण बल का पढ़ा था तो आपने पढ़ा था F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बटे D स्क्वायर। ये दो मासेस होते थे, उनके बीच लगने वाला ये फोर्स है, और यहाँ पर ये दो चार्जेज होते थे, उनके बीच ये लगने वाला फोर्स है। ये क्लास 11th में आपको पढ़ाया गया है, ये क्लास 12th में अभी पीछे के लेक्चर में हुआ है। ये बल देखो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ये बल भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। दोनों में समानता मिल रही है कि नहीं मिल रही है? तो पहली चीज़ को क्लियर करो, इसको मैं मिटा रहा हूँ, पहली चीज़ को क्लियर करो। पहली चीज़ क्या है कि ये नियम जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये नियम डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और ये नियम भी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दो बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई बच्चों? अच्छा, दूसरी बात,
ये जो नियम है वो वैक्यूम में भी काम करता है। अगर वैक्यूम है तब भी दो चार्ज के बीच में फोर्स काम करेगा, और अगर दो मासेस हैं उनके बीच में वैक्यूम है तब भी ये फोर्स काम करेगा। मतलब ये वैक्यूम में भी ऑपरेट होता है, वैक्यूम में भी ऑपरेट होता है। इसमें बोलोगे यह भी वैक्यूम में ऑपरेट होता है, यह भी निर्वात में कार्य करता है। तीसरी बात, यह संरक्षी बल है। ये कैसा बल है बच्चों? संरक्षी बल है, कंजर्वेटिव है। कैसा है? कंजर्वेटिव है। और ग्रेविटेशन फोर्स भी आपका कंजर्वेटिव है, यह भी संरक्षी बल है। और चौथा है कि यह केंद्रीय बल है। कैसा बल है? केंद्रीय यानी कि सेंट्रल। कभी भी दो बॉडी के बीच में अगर उनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बल लगे, जैसे एक चार्ज ये दूसरा चार्ज, अब इसमें बल इसी रेखा के अनुदिश लगेगा, इसी लाइन के लांग लगेगा, तो इस फोर्स को सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। जहाँ भी ऐसे फोर्स लगते हैं उस तरह के बलों को हम क्या बोलते हैं? जब एक ही रेखा के अनुदिश बल लगते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? केंद्रीय बल। और चार्ज में आपने देखा था ऐसा, और द्रव्यमान वाले में भी आपने देखा था दो बॉडी के बीच में ऐसा, तो ये वाला भी क्या होगा? सेंट्रल फोर्स। तो दोनों सेंट्रल हो गए कि नहीं हो गए? चार सिमिलरिटीज पता चल गई। यह डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये वैक्यूम में भी ऑपरेट हो सकता है, ये कंजर्वेटिव होता है, ये सेंट्रल होता है। और यही चार बातें वहाँ चले जाइए। अब डिसिमिलरिटीज की बात करो। असमानता क्या है? कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, स्थिर वैद्युत बल है, ये अट्रैक्टिव प्लस रिपल्सिव दोनों नेचर का होता है। मतलब यह आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का पाया जाता है। ये आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षित भी करता है। लेकिन ये वाला बल सदैव कैसा होता है? अट्रैक्टिव, यानी कि यह केवल आकर्षण बल है। कैसा बल है? केवल आकर्षण बल है। तो गुरुत्वाकर्षण कभी रिपल्सन फोर्स नहीं होता। एक बॉडी दूसरे बॉडी को रिपल नहीं करती मासेस में, हमेशा क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। और अगर मैं दूसरी बात बताऊं, इसके बाद अगर मैं बात बताऊं, तो आपने सुना होगा कि इस वाले बल में मीडियम का इफेक्ट पड़ता है। किस वाले में? कूलाम वाले में, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले में। अगर एयर थी तो बल कुछ लग रहा था, पानी आ गया बल बदल गया, केरोसिन आया बल बदल गया। यानी यहाँ माध्यम का प्रभाव पड़ता है, माध्यम का प्रभाव अब पड़ता है। अब ग्रेविटेशन फोर्स में भाई साहब माध्यम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक बॉडी है कोई, दूसरी बॉडी कोई है, मान लीजिए पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो फोर्स लग रहा है, बीच में चाहे जो मीडियम आ जाए, कोई भी उस पर इफेक्ट नहीं डालता। तो ग्रेविटेशन फोर्स में माध्यम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गुरुत्वाकर्षण बल में माध्यम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और तीसरी बात होता है कि यह एक मजबूत बल है, इट इज स्ट्रांगेस्ट फोर्स। ये कैसा बल है बच्चों? स्ट्रांगेस्ट फोर्स है, यह एक प्रबल बल है, मजबूत बल है। और यह कैसा फोर्स है बच्चों? यह सबसे कमजोर बल है। यह प्रकृति में सबसे कमजोर बल होता है, प्रकृति में सबसे कमजोर बल है। यह प्रकृति में मजबूत बल है लेकिन सबसे मजबूत नहीं है। अगर सबसे मजबूत बल की कहानी है तो सबसे मजबूत बल कौन सा है? प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, ये सबसे मजबूत है। फिर इससे हल्का कौन है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल, इससे हल्का है। फिर इससे हल्का कौन सा है बच्चों? वीक न्यूक्लियर फोर्स। और फिर इससे हल्का कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सबसे प्रबल नाभिकीय बल, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब विद्युत चुंबकीय बल, फिर कमजोर नाभिकीय बल, फिर गुरुत्वाकर्षण बल। अगर इनका रेशियो मांगे, ग्रेविटेशन फोर्स अगर इनका रेशियो मांगेगा, ऑर्डर मांगेगा, तो अगर ये 1 है तो ये 10 की पावर 25 है, तो ये 10 की पावर 36 है, तो ये 10 की पावर 38 है। ये इससे 10 की पावर 25 गुना ज़्यादा, ये इससे 10 की पावर 36 गुना ज़्यादा, और इससे 10 की पावर 38 गुना ज़्यादा। कुछ दिक्कत है क्या? अच्छा, ये पहले ये बाद में।
नहीं, ये पहले आई बाद में है ना, ये आर्डर सही है जो लिखा है, मैंने बताया था, ऐसा मैंने बताया था। चलो ठीक है, अगर मैंने कहीं ऐसा बताया होगा तो उस चीज़ को थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, है ना। अगर मैंने ऐसा बताया भी है तो उसको करेक्ट करिएगा। ये है करेक्ट, है ना। कभी कभी क्या होता है कि जल्दबाजी में कुछ गलतियां हो जाती हैं और गलतियों को क्षमा करना भी आप ही का काम है ना, कौन करेगा। तो अभी ये करेक्ट कर लो क्या कैसे होता है, ठीक है ना। मुझको नहीं पता कि मैंने बताया कि नहीं बताया है ऐसा, परंतु अगर आप कह रहे हो तो चलो ठीक है, इसको सही कर लेना। तो आज की क्लास में इतना ही है बच्चों। अब कल से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, अगले लेक्चर में उसको हम देखेंगे। और सिर्फ आपसे इतना ही है कि अगर आप देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो आप इसको जितना ज़्यादा फैलाएंगे तो थोड़ा हमारा भी कुछ उसमें फ़ायदा होगा। मुझे नहीं पता फ़ायदा कैसे होगा या क्या नहीं होगा, तो सहयोग करिए थोड़ा, तो मन लगा रहे काम करने के लिए। बस, धन्यवाद।